हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के चैनल पे। तो इससे पहले हमने जॉर्ज सी ह्यूमन्स और पीटर एम ब्लाउ के विनिमय सिद्धांत के बारे में देख चुके हैं। तो आज हम विनिमय के सिद्धांत से संबंधित कुछ अन्य समाजशास्त्रियों का क्या विचार है उसके बारे में देखेंगे। तो इमर्सन होम्स और ब्लाउ के विचारों से प्रेरित थे। इन्होंने व्यक्तियों और पार्टियों के बीच बातचीत और संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। सामाजिक विनिमय अर्थात इन्होंने अपनी जो रिसर्च की थी वह व्यक्ति और पार्टी के बीच क्या संबंध है उसको ध्यान में केंद्रित रखकर अध्ययन किया था। सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के बारे में इनका दृष्टिकोण गतिशीलता के रूप में संसाधन उपलब्धता, शक्ति तथा निर्भरता पर जोर देता है। इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक विनिमय होता है वह संसाधन के ऊपर उपलब्ध होता है जिसे व्यक्ति को शक्ति और निर्भरता मिलती है। उनका सोचना है कि संबंधों को अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया गया था और वे आदान प्रदान किए गए संसाधन के प्रकार एवं मात्रा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इन्होंने कहा है कि संबंध सबका एक जैसा नहीं होता है। शक्ति और संसाधन, जिसके पास जिस हिसाब से संसाधन होंगे उस हिसाब से उसके पास संबंध बनाना पड़ता है, अर्थात संसाधनों के आदान प्रदान के अनुसार ही संबंध में परिवर्तन या भिन्न होते हैं। वह इस विचार को प्रस्तुत करता है कि शक्ति व निर्भरता एक रिश्ते को परिभाषित करने के लिए मुख्य पहलू हैं। तो इमर्सन क्या कहते हैं कि शक्ति व निर्भरता एक रिश्ते को परिभाषित करने के लिए पहलू हैं। आगे उन्होंने कहा है इमर्सन के अनुसार कि एक्सचेंज एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक ढांचा है। एक्सचेंज अर्थात विनिमय एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक ढांचा है जिससे अन्य सिद्धांत अभिसरण कर सकते हैं और इसकी तुलना में संरचनात्मक कार्यक्षमता से की जा सकती है। इमर्सन कहते हैं कि जो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है वह सिद्धांत न होकर एक संरचना है, अर्थात सामाजिक विनिमय के माध्यम से एक संरचना तैयार होता है जिससे अन्य सिद्धांतों का अभिसरण हम कर सकते हैं या इसकी तुलना में संरचनात्मक कार्यात्मक, अर्थात जिस प्रकार से संरचनात्मक कार्यात्मक श्रेणी में मनुष्य कार्य अपने कार्यों के अनुसार संरचना बनाते हैं उसी हिसाब से हम सामाजिक विनिमय से को तुलना करते हैं। ब्लाउ की प्रक्रिया के समान इन्होंने विनिमय की प्रक्रिया के साथ संबंधों की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो मुख्य पॉइंट याद करने का है कि इन्होंने शक्ति, सामाजिक विनिमय के संदर्भ में शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा शक्ति ऐसा है कि शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति की अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग निर्भरता होती है और उसी हिसाब से उसके सामाजिक विनिमय अर्थात रिश्तों का समन्वय होता है। इमर्सन का कहना है कि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत समाजशास्त्र का एक दृष्टिकोण है जिसे सादगी के लिए गैर आर्थिक सामाजिक स्थितियों एवं आर्थिक विश्लेषण के रूप में वर्णित किया जाता है। तो सामाजिक विनिमय के माध्यम से आर्थिक सामाजिक स्थितियों और गैर आर्थिक सामाजिक स्थितियों को भी वर्णित किया जा सकता है। यहाँ आर्थिक संसाधनों से मतलब व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ आदि को देखते हैं और गैर आर्थिक सामाजिक जैसे मूल्यों, विचारों आदि के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आगे विनिमय का सिद्धांत उन स्थितियों में विश्लेषण का एक अर्ध आर्थिक रूप लाता है। इन्होंने कहा है विनिमय सिद्धांत उन स्थितियों में विश्लेषण का एक अर्ध आर्थिक रूप लाता है, न तो आर्थिक रहता है न ही सामाजिक, वह बीच का रास्ता अपनाता है। आगे लेवी स्ट्रास एक नृविज्ञानी थे। इन्हें नृवंश विज्ञान का पिता के रूप में भी जाना या माना जाता है। नृविज्ञान में सामाजिक विनिमय सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के उद्भव के लिए पहचाना जाता है, अर्थात इस सामाजिक उद्भव में उनका प्रमुख योगदान था जो कि नृविज्ञान पर अपने काम में सामान्यीकृत विनिमय प्रणालियों पर केंद्रित है। तो इन्होंने अपने नृविज्ञान के काम पर अध्ययन पे सामान्यीकृत विनिमय प्रणाली को केंद्रित किया है, जैसा कि रिश्तेदारी प्रणाली और उपहार विनिमय प्रणाली की चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी प्रणाली जो है और उपहार प्रणाली, उन्होंने कहा व्यक्ति अपने सामाजिक विनिमय के अर्थात अपने हितों के लिए रिश्तेदारी प्रणाली में रिश्तेदार बनाता है और वहीं व्यक्ति आदान प्रदान जो उपहार रिश्तेदारों के साथ आदान प्रदान करते हैं इसको भी उन्होंने सामाजिक विनिमय के अंतर्गत दे रखा है। उन्होंने कहा है कि अपनी रिश्तेदारी प्रणालियों को
मॉस की जांच पर आधारित किया है। जैसा कि यह अप्रत्यक्ष पारस्परिकता के रूप में काम करता है, लेवी स्ट्रास सामान्यीकृत विनिमय की अवधारणा का सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी प्रणाली को मॉस की जांच, अर्थात मॉस एक प्रणाली है जिसकी जांच होती है, और उन्होंने कहा कि जो रिश्तेदारी प्रणाली होती है इसमें अप्रत्यक्ष पारस्परिकता के संबंध पाए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह सामान्यीकृत विनिमय की अवधारणा का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है, अर्थात संबंधों में पारस्परिकता विनिमय के माध्यम से सामान्यीकृत विनिमय होती है, जो कि सभी जगह पर सामान्य रूप से पाई जाती है। लेवी स्ट्रास ने आदिम समाजों में उपहार के देन व्यापकता के आधार पर चचेरे भाई बहन विवाह सिद्धांतों को विकसित किया है। इस सिद्धांत का आधार प्रतिबिंबित आदान प्रदान के बीच का अंतर है, जो केवल सामाजिक समूह के जोड़ों को जोड़ने में सक्षम है। विनिमय सामान्य करता है, जो अनिश्चित संख्या में समूहों को एकीकृत करता है। इन्होंने आदिम समाज में पाई जाने वाली विवाह के माध्यम से जो उपहार के लेन देन की प्रणाली पाई जाती है, इसके आधार पर इन्होंने कहा कि चचेरे भाई बहन के विवाह को बढ़ावा मिला है, अर्थात चचेरे भाई बहन के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक विनिमय अर्थात आदान प्रदान के बीच का अंतर है, वह सामाजिक समूह को जोड़ने अर्थात केवल दो व्यक्तियों को नहीं, केवल समूह को जोड़ने का कार्य करती है, जो विनिमय का सामान्य घटना के रूप में देखता है। एक अनिश्चित संख्या में समूहों को एकीकृत करता है, अर्थात सामाजिक विनिमय प्रणाली के माध्यम से ही समूह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आगे वे सामाजिक प्रवेश का सिद्धांत अल्टमैन और डी टाइलर ने सामाजिक प्रवेश के सिद्धांत को परिचय देते हुए उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक आदान प्रदान और घनिष्ठ संबंधों की प्रकृति है एवं गुणवत्ता को बताता है। यह सुझाव देता है कि जब व्यक्ति एक दूसरे से खुद को अधिक देना शुरू कर देते हैं तो रिश्ते सतही समानों में आदान प्रदान एक दूसरे की आर्थिक सार्थक रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो सामाजिक प्रवेश के सिद्धांत से अल्टमैन और एडी टाइलर ने बताया कि जब अगर कोई व्यक्ति उसे कोई वस्तु दे रहा है तो अगला व्यक्ति उससे ज़्यादा वस्तु देता है, तो वहाँ सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता बढ़ती है और आर्थिक सार्थक रूप में आगे बढ़ते हैं, और दोनों एक दूसरे से आर्थिक सार्थक के रूप में आगे बढ़ते हैं। यह आत्म प्रकटीकरण नामक बिंदु तक तब आगे बढ़ता है जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतरम विचारों एवं भावनाओं का साझा करने लगते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले तो लेन देन छोटे स्तर से शुरू होकर बड़े स्तर तक जाता है, और यह तब तक बढ़ता रहता है कि जब व्यक्ति आत्म प्रकटीकरण अर्थात अपने सभी बातों को उस व्यक्ति से साझा करने अर्थात भावनाओं विचारों को साझा करने लगते हैं, तो यह इस स्टेज तक इसका विकास होता है, अर्थात निकटता का विकास होता है। आगे फ्रेजर की व्याख्या। फ्रेजर कहते हैं अर्थशास्त्र के आधार पर सामाजिक विनिमय के बारे में फ्रेजर का सिद्धांत सामाजिक विनिमय में शक्ति एवं स्थिति के अंतर को महत्व पर जोर देता है। शक्ति और स्थिति के अंतर पर महत्व दे तो फ्रेजर का मानना है कि शक्ति और स्थिति के अंतर के माध्यम से सामाजिक विनिमय होता है। जहाँ पर जैसी शक्ति और स्थिति होगी उसी हिसाब से विनिमय होगा। फ्रेजर के सिद्धांत को क्रॉस कजिन विवाह में रुचि थी। तो फ्रेजर के सिद्धांत का क्रॉस कजिन विवाह में मुख्यतः रुचि थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये समाजशास्त्री सब आदिम समाजों के अध्ययन पर अपने सिद्धांत की व्याख्या दी है, जहाँ की सामाजिक विनिमय के आधार अलग अलग हैं, लेकिन इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी शक्ति और स्थिति के अंतर के रूप में देखा जाता है। अर्थात व्यक्ति जो समाज थे वे अपने से अधिक शक्ति और उच्च स्थिति वालों के साथ सामाजिक व्यवहार बनाना या रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर शक्ति और स्थिति के अंतर को महत्व जोड़ दिया है। आज भी आप देखे होंगे कि व्यक्ति शादी विवाह में जब भी जाता है तो वह अपने से उच्च परिस्थिति या स्थिति वालों के यहाँ ही अपने लड़कियों की शादी या लड़कों की शादी करता है। मालिनोवस्की ने खुला विनिमय, यह उनका प्रमुख सिद्धांत है। तो मालिनोवस्की जो कि ट्रोवियांड द्वीपवासियों का अध्ययन किया है, तो उन्होंने वहाँ पर खुला विनिमय के आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच अंतर किया है। उन्होंने खुला विनिमय का उपयोग करते हुए कहा कि विनिमय के उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। उन्होंने खुला विनिमय की चर्चा की है। और खुला विनिमय है क्या? अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान। जनजातियाँ अपना आदान प्रदान
करती थी। जो वस्तु उनके पास नहीं होती थी वह दूसरे जनजातीय समूह से, चाहे भले ही उनके बीच कोई भी बोलचाल या दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन वह विनिमय करते थे। विनिमय करने के लिए वे अपने एक वस्तु को एक स्थान पर छोड़कर सामने वाले से पाने वाली वस्तु को उस स्थान पर छोड़ने के लिए कहते हैं। अगला सिद्धांत है मॉस का। मॉस का सिद्धांत सामाजिक आदान प्रदान में नैतिकता, धर्म द्वारा निभाई गई भूमिकाओं का पहचान करता है। मॉस का तर्क है कि समाज में पाया जाने वाला आदान प्रदान सामाजिक व्यवहारों से प्रभावित होता है, जबकि नैतिकता एवं धर्म जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मॉस कहते हैं कि जो सामाजिक आदान प्रदान होता है अर्थात मूल्यों व्यवहारों की बात होती है, वहाँ पर व्यक्ति, धर्म और नैतिकता प्रमुख भूमिका होती है। अनैतिक रूप से कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता है। जैसा कि धर्म का व्यक्ति के व्यक्तित्व आज पर काफ़ी अधिक नियंत्रण एवं प्रभाव होता है। किसी भी समाज या व्यक्ति का व्यवहार उसके धर्म के अनुसार होता है। धर्म जो कि व्यक्ति के सभी जीवन के पहलुओं को प्रभावित करता है। तो यहाँ याद रखने वाला लायक फैक्ट यह है कि मॉस ने सामाजिक आदान प्रदान अर्थात सामाजिक विनिमय की बात धर्म और नैतिकता के आधार पर की है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक विनिमय में धर्म और नैतिकता प्रमुख भूमिका निभाती है। आगे बोहनन ने अपने सिद्धांत के आर्थिक समस्याओं जैसे बहुकेंद्रवाद और विनिमय के तरीकों पर केंद्रित करते हुए उन्होंने आदिवासी निर्वाह अर्थव्यवस्था में बाजारों की भूमिका एवं कार्यों को खोजने के लिए सामाजिक विनिमय सिद्धांत में योगदान दिया है। सामाजिक संबंधों में आर्थिक पुनर्वितरण एवं समाज और बाजार का भेद करते हैं। तो बोहनन ने आदिम समाज में उन्होंने कहा कि आदिम समाज अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आर्थिक निर्वहन अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार, जो कि हफ्ते में एक आध बार लगती थी, उसकी खोज बोहनन करते हैं। उन्होंने कहा कि बोहनन जो आदिवासी थे उन्होंने अपने समाज के सामानों के आदान प्रदान के लिए बाजार बनाया। बाजार हफ्ते में एक दिन लगता था। सभी अपने अपने वस्तुओं को वहाँ पर लाकर रखते थे। जिनके पास जो वस्तुएं, अलग अलग आदिवासी समाज आता था, जिनके पास जो वस्तुएं नहीं होती थी वे आपस में आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहीं से उनके सामाजिक संबंध बनने आरंभ हुए। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक बाजार अर्थात पुनर्वितरण बाजार एक ऐसा था जो कि वहाँ पर आर्थिक पुनर्वितरण होता है, अर्थात एक की वस्तु दूसरे के पास चली जाती है, अर्थात उत्पादक और उपभोग अलग अलग लोग करने लगते हैं। अगला है पॉल नई ने उन्होंने कहा वह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, पारस्परिक अर्थव्यवस्था को बदलने और अपने राजनीतिक और आर्थिक पारस्परिकता के विकास के लिए एक नया विचार बनाने के लिए 3 सिद्धांत का प्रस्ताव करते हैं। इन्होंने पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, पारस्परिक विकास के लिए नया सिद्धांत प्रतिपादित किया है और वे सिद्धांत हैं पारस्परिकता, पुनर्वितरण और विपणन। पारस्परिकता अर्थात व्यक्ति एक दूसरे से संबंध रखता है, जिस संबंध के रखने के लिए अर्थात अंतःक्रिया करने के लिए अर्थात विनिमय करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि पारस्परिकता होनी चाहिए। अगला उन्होंने पुनर्वितरण की बात की है। उन्होंने कहा कि पुनर्वितरण, जैसा कि ऊपर बोहनन ने बताया कि बाजारों के माध्यम से व्यक्ति अपने एक सामान को और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग समूहों से सामानों का आदान प्रदान करते थे। अगला विपणन से तात्पर्य है कि वस्तुओं का पुनर्वितरण होता है और विपणन में वस्तु एवं सामाजिक व्यवहारों का आदान प्रदान भी होता है। अगला सहलिंस बात करते हैं कि वह भी इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल एक साधारण श्रेणी की संस्कृति के बजाय व्यवहार की श्रेणी है। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था एक श्रेणी, संस्कृति की श्रेणी नहीं है, बल्कि व्यवहार की श्रेणी में आता है। अर्थात ये अर्थव्यवस्था का निर्माण व्यक्ति की व्यवहारों के माध्यम से हुआ है, अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे समाजों के साथ व्यवहार करना प्रारंभ किया, तो वहीं पे बाजार एवं अर्थव्यवस्था का निर्माण होना शुरू हो गया। और इन नियमों के प्रमुख आलोचक जो कि सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के आलोचना करते हैं, इसमें कैथरीन मिलर, मैरी एस मिशेल, रसेल, कोपेनजानो और रोसेनफेल्ड आदि का नाम प्रमुख है। तो
तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडे टू सैटरडे क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।